अच्छा, लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने कंप्लीट किए थे 187 188 कर लिया था, और हमने इसका 188 भी कर, हाँ 6.6 आंसर आया था, याद है। आज यहाँ से आगे कंटिन्यू करने हैं और आज इनको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। देखो यार, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अप्लाइज इन द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस, 189 190 191, तीन क्वेश्चंस के लिए डाटा है। कंपनी रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट। जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउ अलाउ ये जो कंपनी ने अलाउ किया, ये वो टाइम है कितना, वो 16 मिनट्स। अच्छा, नॉर्मली जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन करना है जिसमें मिनट्स दिए हो वो आपने क्या करना है, नॉर्मली आपने उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। आपने उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 16 मिनट्स को डिवाइड कर दो 60 से। तो बताओ एक यूनिट के लिए आवर्स कितने हैं, एक यूनिट के लिए एलोकेटेड आवर्स कितने होंगे, कैलकुलेट करो 16 को 60 पे। पहले ही हम आवर्स निकाल लेते ताकि बाद में ना निकालने पड़े। 0.26, 0.26 आवर्स हमारे आ गए, 0.26 आवर्स हमारे आ गए, जो कि अलाउ है। यानी कंपनी ने कहा कि जब तुम एक यूनिट बनाओ तुम्हारे पास 0.26 आवर्स हैं, 16 मिनट्स यानी 0.26 आवर्स। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअली कंपनी ने बनाए, बंदे ने बनाए 720 यूनिट्स। एक्चुअल आवर्स ने लिए 180 घंटे और बजटेड आवर्स 185। सबसे पहले लेबर एफिशिएंसी रेशो, फिर कैपेसिटी रेशो, फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम। अच्छा, प्रोडक्शन वॉल्यूम बेसिकली एक्टिविटी रेशो को प्रोडक्शन वॉल्यूम बोलते हैं, एक्टिविटी रेशो को प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो बोलते हैं। तीनों रेशो पूछी हुई है और हमने इन रेशो के बारे में पढ़ा हुआ है। जी हमजा आज भी किट किट की क्लास है। देखो, हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था, याद करो, CAE = AS/S/B/A। ये हमने शॉर्टकट सीखा था जब हमने लेक्चर देखा था। अभी एफिशिएंसी रेशियो है, तो एफिशिएंसी रेशियो के लिए तीसरे नंबर पे जाएंगे, तो क्या बनता है, स्टैंडर्ड ओवर एक्चुअल। स्टैंडर्ड ओवर एक्चुअल अगर हम निकाल लेना तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारी एफिशिएंसी रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड ओवर एक्चुअल। अच्छा, हमें चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स ओवर एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स तो हमारे पास गिवन है, ये देखो एक्चुअल आवर्स देखो 180 आवर्स है। मतलब अगर आप देखो तो आपके पास एक्चुअल आवर्स ऑलरेडी गिवन है 180, एक्चुअल आवर्स ऑलरेडी गिवन है 180। स्टैंडर्ड निकालने हैं, तो स्टैंडर्ड निकालने के लिए क्या तरीका था, हमने कहा था कि स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्चुअल वो होता है कि अगर हम बजटेड आवर्स पर यूनिट, बजटेड आवर्स पर यूनिट या स्टैंडर्ड आवर्स अलाउ पर यूनिट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं एक बात बोलूंगा, तुम लोगों ने इस बात को क्लियर करना है। जो स्टैंडर्ड होता है, एक्चुअल में वो हम बजटेड आवर्स पर यूनिट जो होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल यूनिट्स के साथ, ताकि पता चल सके कि अगर ये बजट एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल यूनिट्स के मुताबिक अप्लाई हो तो क्या बजट बनता। क्या ये मेरी बात ठीक है, बताओ, क्या ये बात ठीक मैंने बोली है। हाँ तो देखो, स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में बजट को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट क्यों करते हैं, ताकि पता चल सके कि अगर ये बजट एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक होता तो क्या होता। तो इसके लिए नॉर्मली हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए हम देखेंगे कि एक यूनिट के लिए कंपनी ने क्या स्टैंडर्ड दिया है। मुझे बता सकते हो एक यूनिट के लिए कंपनी ने क्या स्टैंडर्ड दिया है, क्या स्टैंडर्ड दिया है, क्या अलाउ किया है, बताओ। इस सवाल में गिवन है, एक एक यूनिट के लिए कंपनी ने क्या स्टैंडर्ड आवर्स दिए हैं, एक यूनिट के लिए। जो है वन, अच्छा आपने कैलकुलेट करके बता दिए। है 0.26, 0.26 एक के लिए, मैं पहले एक का पूछ रहा था, ठीक है, 0.26 गिवन है। 0.26 को आप मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल एक्टिविटी, एक्चुअल यूनिट्स आपने कितने बनाए हैं, 720। 720 को मल्टीप्लाई कर दो 0.26 और बताओ स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, बताओ स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं। 720 मल्टीप्लाई 0.26, 720 मल्टीप्लाई 0.26, कैलकुलेट करो यार, कैलकुलेट करो सब। 187.2 आ रहा है, 187.2, 187.2 आपके पास आवर्स आ गए, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स जो एक्चुअल आउटपुट के मुताबिक हमने कैलकुलेट कर लिए। इनको यहाँ लिख लेते हैं 187.2, आगे मल्टीप्लाई 100 करके बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है।
बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। या आप लोगों ने ठीक कैलकुलेट किया था, दोबारा कैलकुलेट कर लेना इस चीज को। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो आपका आया था ना 0.26। अच्छा यार, तो हम बात कर रहे थे इस पॉइंट पे, हम ये बात कर रहे थे कि अगर कभी आपके पास आंसर में, ये देखो, आप लोगों ने अभी जब डिवाइड बाई 60 किया था तो आपके पास आंसर आया था 0.26। हालांकि मैंने आंसर देखा तो वो लिखा हुआ था 0.26666, मतलब वो कंटिन्यू था। तो कभी अगर इस तरह का आंसर बने तो आपने एटलीस्ट 3 से 4 डेसिमल प्लेसेस लेने हैं, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। 3 से 4, क्योंकि एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो 3 से 4 तो लो, 6 6 6, और आगे एंड पे वाले को भी 7 कर दो, एंड वाले को भी 7 कर दो, क्योंकि जब क्लोज करोगे तो अगला डिजिट 6 है। तो फिर एंड वाले को तो 3 से 4 डिजिट डेसिमल प्लेसेस आपने जरूर लेनी है। एक डेसिमल अगर एग्जैक्ट 0.26 आ रहा था मैं वो यूज कर लेता, क्योंकि इससे आंसर में फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे जरा 0.2 इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 0.2666 को 720 से, अब बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0.26666.7, मतलब 3 4 मरतबा लिख के आगे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 720 को मल्टीप्लाई करो 0.2666। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है। 191.9, 191.9, यानी तकरीबन 192, 191.952, 192 तकरीबन आ रहा है। अब ये क्लोजेस्ट आंसर आया। अगर आप वही वैल्यू यूज करो ना 0.26, तो उससे पूरा आंसर सही नहीं आएगा, तो परसेंटेज में फर्क आ सकता है। ठीक है, तो 191.9 952 लिख दो या 192 लिख दो। ठीक है, तो 192 के मुताबिक 192 को डिवाइड बाय 180 करके मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 106.7 या 64, 106.64 फाइनल आंसर आएगा। लेकिन वो राउंड ऑफ होकर 106.7 कहलाया जा सकता है। तो आप लोगों ने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब कभी डेसिमल प्लेसेस की बात आए और रिकरिंग डिजिट्स हो, रिकरिंग का मतलब तो समझते हो ना, कि जो आंसर कभी नहीं रुक सकता, 0.2666 कॉन्टिन्यूस है, तो उसमें आपने खास तौर पे 3 से 4 डेसिमल प्लेसेस लेके सवाल करना है, फिर ही ठीक आएगा। बताओ एफिशिएंसी रेशो क्लियर है सबको। एफिशिएंसी रेशो क्लियर है तो मुझे बता दो ताकि अगले पे चले। बता दो अगर क्लियर है। अदनान आप बता दो। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। कैपेसिटी रेशो। अब डाटा आपके पास सारा गिवन है, आपके पास बजटेड आवर्स भी हैं, आपके पास एक्चुअल आवर्स भी है, और स्टैंडर्ड भी हमने 192 निकाल लिया। अब आगे यार आसान है। कैपेसिटी रेशो, तो कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल ओवर बजट। तो एक्चुअल को डिवाइड कर दो बजटेड आवर्स से। एक्चुअल आवर्स आपके पास कितने हैं, ये आपको गिवन है 180 एक्चुअल है, और बजटेड उससे साथ ही दिए 185 मल्टीप्लाई 100। 180 डिवाइड बाई 185 टू 100 करो, उधर अब बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है कैपेसिटी रेशो का। कैपेसिटी रेशो का क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट कर लो। 97.2 के आगे क्या है, 97.2 है, 97.3 है। टू के आगे कोई 500 ऊपर डिजिट है। मेरे मुताबिक 97.3 आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ये है 97.3। ठीक है, हाँ 29 है, 97.29 का मतलब 97.3। इसके बाद ये आगे कैपेसिटी रेशो, उसके बाद प्रोडक्शन वॉल्यूम, एक्टिविटी रेशो है, और एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड ओवर बजट। स्टैंडर्ड ओवर बजट, तो स्टैंडर्ड हमारे पास ऑलरेडी निकल आया है, हमने बड़ी मुश्किलों से निकाला 192 या 191.9 डिवाइड बाय बजट हमारे पास गिवन है 185 का, मल्टीप्लाई 100 करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो या एक्टिविटी रेशो का क्या आंसर आ रहा है, बताओ। 103.8, इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह के सवालों के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक्चुअल बजट हमेशा सवाल में देगा। स्टैंडर्ड निकालने के लिए आप पहले स्टैंडर्ड निकालोगे प्रॉपर, और स्टैंडर्ड निकालना का मतलब ये है कि अपने बजट को
एक्चुअल एक्टिविटी की बेस पे देखना, तो आप बजटेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल के उसको मल्टीप्लाई एक्चुअल एक्टिविटी के साथ कर लेते हो, ताकि आपके पास एक वो वैल्यू आ जाए जो वो बजट आ जाए या वो एक्सपेक्टेशन आ जाए जो बजट जो एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक है। उसके बाद फिर आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। बताओ क्लियर हुए ये 3 MCQs? क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। बहुत आसान थे ये तो, बहुत आसान थे। उसके बाद अगला, व्हाट इज द अर्ली पेमेंट मेथड बीन डिस्क्राइब, मतलब उसने 3 पेमेंट मेथड की बात कही है। अब वो कह रहा है उसमें से कौन सा बेसिक रेट है, कौन सा ओवर टाइम प्रीमियम है और कौन सी ओवर टाइम पेमेंट है। ठीक है, जरा ध्यान से। दिस इज द अमाउंट पेड अबव द बेसिक रेट फॉर द आवर्स वर्कड इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल आवर्स। वो कह रहा है ऐसी अमाउंट जो एक्सेस में पे होती है अगर आप ज्यादा काम करते हो, अमाउंट पेड अबव द बेसिक रेट। तो अबव द बेसिक रेट क्या मिलता है अगर आप एक्सेस में काम करो यानी ज्यादा काम करते हो? अबव द बेसिक रेट क्या मिलता है आप लोगों को बताओ? बेसिक रेट से ऊपर क्या मिलता है? ओवर टाइम अगर आप लगाते हो तो एक तो बेसिक मिलता है, उसके ऊपर दूसरी चीज क्या मिलती है? ओवर टाइम का प्रीमियम मिलता है। बिल्कुल ठीक, ओवर टाइम का प्रीमियम मिलता है। अच्छा, दूसरा, दिस इज द टोटल अमाउंट पेड पर आवर। वो कह रहा है टोटल अमाउंट पेड पर आवर फॉर आवर्स वर्कड इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल आवर्स। वो कह रहा है कि ये पेमेंट है जो सारा आपने ओवर टाइम लगाया उसके बदले पे की जा रही है, लेकिन टोटल पेमेंट है। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि रेट बेसिक रेट से ऊपर ऊपर वाली अमाउंट, नहीं, वो कह रहा है टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट में यार बेसिक रेट भी है और प्रीमियम रेट भी है, उसको टोटल बोलते हैं कि वो टोटल की टोटल क्या है, ओवर टाइम पेमेंट है। ठीक है, उसके बाद दिस इज द अमाउंट पेड पर आवर फॉर नॉर्मल आवर्स वर्क। तो ये तो बेसिक रेट है, क्योंकि नॉर्मल आवर्स के लिए बेसिक रेट पे ही आप काम करोगे तो ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला एमसीक्यू? बता दो। अच्छा, इससे अगला एमसीक्यू देखो। एच एंड एज ऑफ रेट्स एंड इंसेंटिव स्कीम बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल पीस वर्क, एम्प्लॉइज आर पेड ऑन फॉलोइंग बेसिस, वीकली आउटपुट अप टू। वो कह रहे हैं अगर आप 600 यूनिट्स बनाते हो तो 0.4 पर यूनिट मिलेगा। अगर आप 600 से 600 601 से 650 बनाते हो तो 0.5, और 650 से जितने भी ऊपर उस पर 0.75। ओनली एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर हायर रेट्स। इस बात का मतलब ये है कि सिर्फ अगर आपने कोई लिमिट क्रॉस की तो ये नहीं कि सारे यूनिट्स पे नया रेट लगा दोगे, सिर्फ ऊपर वाले यूनिट्स पे नया रेट लगेगा। और वीक 17 में एक एम्प्लॉय ने 660 यूनिट्स बनाए। भाई पहले 600 पे तो सीधा सीधा 0.4 मिलेंगे, पहले 600 पे 0.4 मिलेंगे। उसके ऊपर 601 से 650 के दौरान अगले 50 पे 0.5 मिलेगा। और उसके बाद कितने रह गए? कितने यूनिट्स रहे हैं? 660, 10 यूनिट्स। ऊपर ले 10 यूनिट्स पे 0.75 रेट मिलेगा। तो 600 इंटू 0.4 ये आ जाएगा 240, 50 इंटू 0.5 ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 265, और ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, एड ऑन करोगे ये आ जाएगा 272.5। यार ये तो आसान था, सीधा सीधा यार, ये डिफरेंशियल पीस वर्क के ऊपर क्वेश्चन था। डिफरेंशियल पीस वर्क के ऊपर क्वेश्चन था। डिफरेंशियल पीस वर्क क्या होता है? जब हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ बातें मैं वहां बताऊंगा। एक्चुअली जब आपको डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट रेट्स दिए जाए, तो ये आपको इतने इस लेवल तक ये रेट मिलेगा, उसके ऊपर ये रेट मिलेगा, ये डिफरेंशियल पीस वर्क है। और इसमें जितने यूनिट्स आप सही बनाते हो उसके लिए पे किया जाता है। यानी अगर इस सवाल में लिखा होता कि एक एम्प्लॉय ने 700 यूनिट्स टोटल बनाए, लेकिन उसमें से 660 सही बने, गुड यूनिट्स ओनली 660 है, गुड यूनिट्स ओनली 660 है, गुड यूनिट्स ओनली 660 है, तो फिर आप यही बोलोगे कि यार हम पेमेंट 660 की देंगे, खराब वाले यूनिट्स डिफेक्टेड पीस के नहीं देंगे। इस तरह पूछ लेता आपसे, इस तरह पूछ लेता तो आपको याद होना चाहिए कि सारे यूनिट्स पे नहीं देंगे, सिर्फ ठीक यूनिट्स पे। क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई, क्लियर है लड़कों? यहाँ तक क्लियर है तो बता दो। गुड। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिम्यूनरेशन इज नॉट एन इंसेंटिव बेस्ड, नॉट एन इंसेंटिव बेस्ड। वो कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो इंसेंटिव बेस नहीं है, कौन सा इंसेंटिव बेस नहीं है? आप लोगों को कौन सा लग रहा है इसमें से जो इंसेंटिव बेस नहीं है? देखो, एक एक इंसेंटिव होता है जो नॉर्मल बोनस होता है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ ग्रुप बोनस है ये,
एक होता है कि ये जो पीस वर्क बजाते खुद भी जो है वो भी इंसेंटिव बेस इस सेंस में है कि आपको मोटिवेशन दी जाती है। देखो आप मेरी बात सुनो, मुझे एग्जांपल एग्जांपल प्लान लगूं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मुझे फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे कॉलेज की मैनेजमेंट ने बोला कि सर आप ना जितने घंटे पढ़ाएंगे ना आपको पर आवर बेसिस पे हम पे करेंगे। तो मेरी मोटिवेशन क्या होगी? मैं कहूंगा कि हाँ यार मैं ना तुम्हारे पास मैक्सिमम लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, तुम मुझे मैक्सिमम लेक्चर्स दो। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें इंसेंटिव नजर आ रहा है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा क्लासेस पढ़ाऊंगा मुझे उतना ज्यादा उतने ज्यादा मेरे आवर्स बढ़ेंगे, जितने आवर्स बढ़ेंगे मुझे आर्ली पे किया जाएगा, राइट? अच्छा, अब मैं मोटिवेशन से भी पढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा भी पढ़ाऊंगा, मैं मोटिवेशन से भी पढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा भी पढ़ाऊंगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। इससे क्या होगा कि मेरे पास ना एक मोटिवेशन है कि हाँ यार इतना मतलब मुझे पैसे मिलेंगे अगर मैं ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। आप प्रोडक्शन बिजनेस पे आ जाओ, अगर किसी लेबर को बोला जाए कि तुम अगर जितने यूनिट्स बनाओगे सब पे तुम्हें पैसे मिलेंगे, जितने यूनिट बनाओगे उसके मुताबिक तुम्हें हर यूनिट के बदले पैसे मिलेंगे, तो वो क्या करेगा? वो मैक्सिमम यूनिट्स बनाने की कोशिश करेगा। बिजनेस का फायदा है, अच्छी प्रोडक्शन होगी, बिजनेस का फायदा है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर जिस चीज के अंदर एक अचीवमेंट पे आपको पैसा मिल रहा है ना, वो आपका इंसेंटिव ही है, मतलब इंसेंटिव बेस है। अब अगर स्टेट पीस वर्क देखा जाए वैसे तो ये सीधा सीधा यूनिट्स में मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉय के जहन में एक रिवॉर्ड है कि भाई जैसे जैसे यूनिट्स बनेंगे वैसे वैसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये इंसेंटिव है, उसने पूछा कौन सा इंसेंटिव बेस नहीं है, कौन सा इंसेंटिव बेस नहीं है, ये नहीं पूछा कौन सा इंसेंटिव बेस है। ठीक है, तो स्ट्रेट पीस वर्क तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, सी और डी पे पहले बात करूंगा फिर बी पे आऊंगा। ग्रुप बोनस, भाई ग्रुप बोनस भी सीधा सीधा इंसेंटिव, ये तो है ही इंसेंटिव क्योंकि ये फायदा बोनस मिला ग्रुप को, तो ये भी क्या कहते हैं एट पार्ट ऑफ इंसेंटिव है। डिफरेंशियल पीस वर्क अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये होता है कि यार इस इतने ये जैसे ये वाला आपको मिला, आपको बोला गया 600 यूनिट तक ये रेट मिलेगा, उससे ऊपर पे ये रेट मिलेगा, उससे ऊपर पे ये, तो ये आपके लिए मोटिवेशन है। आप चाहोगे कि यार मैं मैक्सिमम यूनिट्स बनाऊं, मुझे एडिशनल रेट हायर रेट मिलेगा, तो आप मोटिवेशन से काम करोगे, उसके अंदर भी आपको इंसेंटिव नजर आ रहा है। अच्छा, अगर मेरा कॉलेज मुझे बोले कि तुम्हें पर डे के हिसाब से 5,000 दे देंगे, एज्यूम करो पर डे के हिसाब से 5,000 दे देंगे, लेकिन हमारी मर्जी है कि तुम कितने घंटे पढ़ाओगे। हम तुम्हें बोले 10 लेक्चर्स पढ़ाने हैं, तुम 10 पढ़ाओ। हम तुम्हें बोले एक लेक्चर पढ़ाना है, तुम एक पढ़ाओ। मुझे बताओ, क्या ये डे रेट इंसेंटिव लग रहा है तुम्हें? एम्प्लॉय के लिए इंसेंटिव है ये? बताओ, एक सीधा सीधा रेट तुम्हें मिल जाए दिन का, पूरे दिन का, क्या ये तुम्हारे लिए इंसेंटिव है? क्या तुम इसमें फायदा नजर आएगा? तुम्हें फायदा नजर नहीं आएगा। रीजन क्या है? तुम कहोगे यार इसमें तो मोटिवेशन ही नहीं है। मुझे बोले पैक पैक कॉलेज या जहाँ मैं पढ़ा फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, क्या कहते हैं कहीं पे भी पढ़ाने जाऊँ, तो मुझे बोले कि यार आप ना आपको दिन का ना 5,000 दे देंगे, आपसे हम 10 लेक्चर्स भी निकलवा सकते हैं, 8 भी निकलवा सकते हैं, 4 या फिर 2, तो डिपेंड करता है। तो मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, उस पैसों के अंदर मोटिवेशन नहीं है मेरी। मतलब मैं कहूंगा ठीक है मुझे पता है पहले से 5,000 मिलेंगे, और वैसे भी जब आपको वैसे एक बात, वैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप भी वर्किंग में आओगे तो एक फिक्स रेट पता होना कि आपको मिलना है, या फिक्स सैलरी पता हो, या फिक्स इनकम पता हो, तो आप बड़े ना रिलैक्स मोड में चले जाते हो। जब आप रिलैक्स मोड में होते हो ना, तो आप अपनी बर्बादी वहीं से स्टार्ट कर देते हो। तब तभी तो जॉब करने वाले लोग जॉब जरूर करते हैं, गलत भी नहीं है, सीखने के लिए भी करते हैं जैसे भी, लेकिन उनके मोटिवेशन लेवल जो है ना वो उस लेवल पे नहीं रहता, क्योंकि उनको पता है यार पैसे तो लब भी जाने ने यार, 30 तारीख या 1 तारीख को पैसे तो लब जाने ने। तो वो चीज उस लेवल पे इंसान की ना वो नहीं लेके जाती, उस लेवल पे इंसान का आप कह लो कि एक सोच को नहीं लेके जाती कि ठीक है यार मिल रहे हैं ना पैसे, सही है, ठीक है, तो वो उस मोटिवेशन से काम ही नहीं करेगा। आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में जो बड़े एक दुख की बात है, वैसे ये उनको सैलरीज मिलती है लेकिन ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिविटी नहीं शो करते। क्यों? क्योंकि उनके उनके लिए क्या है, उनको कोई इंसेंटिव नजर नहीं आता। वो कहते हैं हम यहाँ पे काम करें या ना करें, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या जरूरत है काम करने की। तो मोटिव, अगर उन्हें बोला जाए कि तुम काम करोगे तो पैसा मिलेगा, तुम ये इतने घंटे करोगे पैसा मिलेगा, इतने यूनिट्स बनाओगे या इतने ऑर्डर्स करोगे, या फॉर एग्जाम्पल कोई आईटी कार्ड नात्रा वगैरह इस तरह के उनको टारगेट दिए जाएंगे, तो वो उस बेस पे इंसेंटिव बेस होकर काम करेंगे। इंसेंटिव बेस स्कीम सोच के काम करेंगे कि हमें हर यूनिट पे पैसे मिल रहे हैं। तो डे रेट जब होता है फिक्स होता है, यानी डे रेट पूरे दिन का ही रेट मिला हो, ये तुम्हारे लिए इंसेंटिव बेस्ड नहीं है। आंसर तुम्हारा है बी होगा। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? कि बाकी क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ इस पॉइंट पे कि स्टेट फीस पर भी तो इंसेंटिव बेस नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो सीधे सीधे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें यूनिट्स की बेस पे पैसे मिल रहे हैं। तो हर बंदा चाहेगा मैं मैक्सिमम यूनिट्स बनाऊं, बिजनेस का फायदा है मैक्सिमम यूनिट्स बनाना।
क्लियर हुआ सबको? बताओ 194 क्लियर है? अच्छा उसके बाद a differential piecework scheme as a basic rate of 0.5 per unit, यानी बेसिक रेट यही है कि 0.5 पर यूनिट मिलेगा। आउटपुट इन एडिशन टू 500 यूनिट्स इज पेड एट हायर रेट, वो कह रहे हैं अगर 500 से ज्यादा यूनिट्स बना दी ना तो थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे। द प्रीमियम्स ओवर एंड अबव द बेसिक रेट विच अप्लाई ओनली टू एडिशनल यूनिट्स ओवर दिस थ्रेशोल्ड, वगैरह 500 तक तो सीधा सीधा 0.5 मिलेगा, ये तो नॉर्मल रेट है। लेकिन 500 से ज्यादा बनाने पे क्या लेवल्स हैं? अच्छा 500 से ज्यादा बनाने पे ये लेवल है कि 501 से 600 यानी अगले 100 यूनिट्स बनाने पे आपको जो प्रीमियम मिलेगा पर यूनिट वो 0.05 है। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ स्टूडेंट पहली गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि ऊपर वाले यूनिट्स बनाने पे सिर्फ 0.05 मिलेगा, हालांकि उसने ऊपर आपको क्लियर किया है कि ये प्रीमियम है। प्रीमियम का वर्ड कहीं पे आ जाए इसका मतलब ये रिवॉर्ड है, बेसिक इसमें शामिल नहीं है, और ऊपर से बेसिक अलहदा दिया हुआ है। यानी अगर मैं देखूं तो 500 तक तो मैं कहूंगा ठीक है 0.5 ही मिलना है, उसमें कोई सीन नहीं है। लेकिन ऊपर जो मैंने यूनिट बनाया उसमें 0.5 के साथ 0.05 भी मिलेगा, और उससे ऊपर अगर 600 से भी ज्यादा बना दिए तो 0.1 डायरेक्ट रेट नहीं है, वो प्रीमियम है, वो प्रीमियम है, तो 0.5 के साथ 0.1 भी मिलेगा। अब एक बंदे ने कितने यूनिट है? 620, तो हम डिवाइड कर लेते हैं ना कि 500 के लिए तो सीधा से 0.5 मिलेंगे, ऊपर वाले जो 500 से 600 है, जो 100 है ऊपर वाले, उसके लिए कौन सा रेट मिलेगा? 0.5 भी मिलेगा जो बेसिक और प्रीमियम भी मिलेगा, तो 0.5 प्लस 0.05, इसको अगर आप ऐड करो तो ये आता है 0.55। टोटल टोटल मैं टोटल करके कर रहा हूँ, प्रीमियम और बेसिक की ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा, 0.55, तो 100 इंटू 0.55, एक 100 के लिए यूनिट मिलेगा। उसके बाद तीसरी चीज मेरे पास क्या है? तीसरी चीज, तीसरा लेवल है 600 से ऊपर 0.1 एक्स्ट्रा मिलेगा, और मैंने कितने यूनिट बनाए? 600 से ऊपर 20, तो 20 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.1 ये आएगा 0.6, एड ऑन कर दो दोनों प्रीमियम और बेसिक को, और ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 55, और ये आ जाएगा 12। क्या आंसर बन रहा है? 317, 317 तुम्हारा आंसर बन गया। तो ये देख के कि प्रीमियम और चीज है, और अगर हर लेवल पे अलग पूरा पूरा रेट दिया है वो और चीज है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ 317 क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी, फौरन फौरन बता दो। इससे अगला एमसीक्यू, which remuneration method is described? Payment method. Labor is paid based solely on the production achieved. लेबर को दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जितना वो यूनिट्स बना रहा है। कौन सा मेथड है ये? कौन सा मेथड है? टाइम रेट है, पीस वर्क है, पीस वर्क प्लस बोनस है? बताओ, बता दो। पीस वर्क है। देखो अगर तो स्ट्रेट आपको मिल रहा है सिर्फ कि यार इतने यूनिट्स बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मुझे वो कहते हैं कि ठीक है स्ट्रेट पीस वर्क है कि आप इतनी क्लासेस पढ़ाओ, यानी उनके लिए तो क्लास ही एक यूनिट है ना, तो आप इतने क्लासेस या इतने यूनिट्स मतलब क्लास पढ़ाओ, तो आपको पर क्लास के हिसाब से इतना मिलेगा। अब ये तो नहीं होता ना कि यार ये क्लास इस तरह पढ़ाओगे तो ये बोनस मिल जाएगा, ये क्लास इस तरह, स्ट्रेट पीस वर्क है कि आपने जितने प्रोडक्शन या जितनी सर्विस आपने अचीव की, ठीक है, आप बिजनेस के लिए उतना आपको रिम्यूनरेशन मिल जाएगा, तो ये पीस वर्क है। अच्छा उसके बाद लेबर इज पेड एक्स्ट्रा इफ एन एग्रीड लेवल ऑफ आउटपुट आउटपुट इज एक्सीडेड, लेबर को एक्स्ट्रा भी पे किया जाएगा अगर वो आउटपुट लेवल अचीव कर ले। टाइम की लेवल की बात नहीं हो रही, आउटपुट लेवल एक्सीड कर ले, तो बताओ पीस ये टाइम रेट होगा या नहीं होगा? बताओ क्या टाइम रेट होगा ये? टाइम रेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, टाइम रेट तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई इसमें कौन सा टाइम की बात हो रही है। अब वो कह रहा है अगर तुम्हें ज्यादा यूनिट्स बनाने पे साथ बोनस भी मिल रहा है तो ये पीस रेट प्लस बोनस है। उसके बाद लेबर इज पेड अकॉर्डिंग टू आवर्स, ये टाइम रेटेड है। ये सिंपल से क्वेश्चन है यार, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिकॉर्ड्स, मुझे एक बात बताओ, हमने टाइम शीट्स और जॉब कार्ड पे बात कर ली हुई है? टाइम शीट्स और जॉब कार्ड पे इस बारे में बात की थी ना लेक्चर में? जरा मुझे कंफर्म कर दो, मुझे तो जहां तक याद है ये हमने की थी, बट कंफर्म कर दो। अली, अदनान, टाइम शीट्स पे हमने बात नहीं की थी? हमने ये नहीं कहा था कि कौन सा एम्प्लॉय कितना टाइम लगा रहा है?
कौन सा एम्प्लॉय कितना टाइम लगा रहा है, कहाँ कहाँ किस डिपार्टमेंट में टाइम लगा रहा है, टाइम शीट रिकॉर्ड करती है। और जॉब शीट वो होता है जिसमें, जॉब शीट वो होता है जिसमें देखा जाता है कि इस डिपार्टमेंट या इस जॉब के लिए कौन कौन से बंदे कितने घंटे लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने, कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने पढ़ाया हुआ। चलो मैं बताता हूँ टाइम शीट और जॉब कार्ड में फर्क। देखो, टाइम शीट क्या, टाइम शीट होती है हर इंडिविजुअल की, टाइम शीट होती है हर हर इंडिविजुअल की, एवरी इंडिविजुअल की अपनी, यानी जो एम्प्लॉय है उसकी होगी। और जॉब कार्ड होती है हर डिपार्टमेंट की। अब इंडिविजुअल कितना टाइम बिजनेस में किस डिपार्टमेंट में लगा रहा है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज में गया, मैं कॉलेज गया और मैंने एक एक क्या कहते हैं घंटा लगाया सेक्शन ए में, एक घंटा लगाया सेक्शन बी में, एक घंटा लगाया सेक्शन सी में, एक घंटा लगाया सेक्शन डी में। अब मेरी टाइम शीट में पता क्या लिखा होगा? मेरी टाइम शीट में लिखा होगा कि आज के दिन एसएन ने सेक्शन ए में इतना टाइम लगाया, एक घंटा बी, एक घंटा सी। यानी मेरा मेरा टाइम रिकॉर्ड हो रहा है उसके ऊपर कि मैंने ये टाइम, मैंने किस डिपार्टमेंट में या किस जगह पे या बिजनेस की किस ऑपरेशन में मैंने क्या कहते हैं मतलब सॉल्व किए, मतलब क्या कहते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, कि किस जगह मैंने ड्यूटी परफॉर्म किया, किस जगह मैंने सर्विस प्रोवाइड की है। ये मेरी टाइम शीट पे लिखा होगा। इस तरह हर एम्प्लॉय की टाइम शीट होती है कि वो कितना टाइम कहाँ किस काम पे लगा रहे हैं। एक है जॉब कार्ड, तो ये होती है डिपार्टमेंट की। इसमें देखा जाता है कि किस, कौन से बंदे इस डिपार्टमेंट में कितना कितना टाइम लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट ए है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल उसमें मिस्टर ए ने लगाए 2 घंटे, मिस्टर बी ने, उसके बाद मिस्टर बी का काम आ गया उसी डिपार्टमेंट में, उसने 3 घंटे लगाए। तो ये जॉब कार्ड बेसिकली डिपार्टमेंट ए को रिप्रेजेंट करेगी और बताएगी कि आज के दिन में इस जॉब पे या इस डिपार्टमेंट में किस किस बंदे ने टाइम लगाया, कितना टाइम लगाया। तो जॉब शीट भी फायदेमंद है। जॉब शीट क्या देखती है कि इस डिपार्टमेंट में कितना, मतलब टाइम शीट और जॉब शीट ना, जॉब कार्ड आपस में ऑपोजिट है। टाइम शीट है इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल ने किस किस डिपार्टमेंट में काम किया। जॉब शीट है इस खास डिपार्टमेंट में किस किस एम्प्लॉय ने काम किया। तो ये आपस में रिवर्स है। ये क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ? ये रिकॉर्ड सारा बन रहा होता है, मतलब आप जब जॉब कर रहे होते हो ना, तो आपकी टाइम शीट और आपकी जॉब कार्ड ये साथ साथ अपडेट हो रहे होते हैं। आपकी मैनेजमेंट, आपकी सिक्योरिटी जो सिस्टम होता है, सारा एडमिन सिस्टम, वो उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि आपने कितना काम किया। टाइम शीट और जॉब कार्ड में फर्क समझ आया? पहले ये बताओ। अच्छा, अब वगैरह विच टू ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिकॉर्ड्स मे बी यूज्ड टू एलोकेट कॉस्ट टू द वेरियस कॉस्ट यूनिट्स इन द फैक्ट्री। कॉस्ट यूनिट समझ लो, ये यूनिट्स। वो कह रहा है कि हम हमारे कौन से ऐसे दो लेबर की रिकॉर्ड। आपको एक छोटी सी बात हम बताओ, बताओ मुझे, क्या लेबर की कॉस्ट यूनिट कॉस्ट का पार्ट बनती है कि नहीं बनती? सिंपल बताओ, यस या नो। लेबर कॉस्ट यूनिट कॉस्ट का पार्ट बनती है कि नहीं बनती? लेबर कॉस्ट यूनिट कॉस्ट का पार्ट बनती है या नहीं बनती, ये पूछा मैंने। बनती है। तो अब कहाँ से पता चलेगा कि इस यूनिट पे कहाँ, कौन से ऐसे इनमें से डॉक्यूमेंट से पता चलेगा कि किस, दो दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि इस यूनिट पे इस लेबर ने कितना टाइम लगाया। तो दो बताएं। अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड वो होता है जिसमें एम्प्लॉय का सारा एड्रेस, नेम, एड्रेस और इस तरह का रिकॉर्ड होता है। उस चीज से ये तो नहीं पता चल सकता एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किए। अटेंडेंस रिकॉर्ड कार्ड, एम्प्लॉय इतने दिन आया इतने दिन नहीं आया, इससे भी नहीं पता चल सकता। अच्छा, टाइम शीट, टाइम शीट से पता चल सकता है कि इस डिपार्टमेंट में इतने घंटे लगाया, तो वो अंदाजा हो सकता है अच्छा इस डिपार्टमेंट लगाया। एक तो टाइम शीट हो गया। दूसरा, जॉब कार्ड से भी पता चल सकता है। जॉब कार्ड भी तो यही बता रहा है ना कि इस एम्प्लॉय ने बताया। दोनों देखे जाएंगे, टाइम शीट में देखा जाएगा कि हर इंडिविजुअल ने कितना किया, और जॉब कार्ड में देखा जाएगा कि जॉब कार्ड में देखा जाएगा कि हर डिपार्टमेंट पे, हर जॉब पे किस किस बंदे ने कितना टाइम लगाया है। तो प्रॉपरली उस चीज से आप ये दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या है। ये आप आगे फॉरवर्ड करते हो, वहां से देखा जाता है अच्छा यार लेबर ने इतना घंटा लगाया, इतने घंटे के लिए हमने लेबर को 1,000 रुपए पे किए हैं। और इस 1,000 रुपए जो हमने हमने एक लेबर को अगर 1,000 रुपए पे किए तो देखो यार, ये जितना भी टाइम 100 घंटे, फॉर एग्जाम्पल हमारी टोटल लेबर ने ना 100 घंटे लगाए हैं, 1 घंटे का 10 मिल रहा है, तो टोटल $1,000 बन गए। अब आपने सोचा अच्छा $1,000 बन गए हैं कि तमाम लेबर्स के लिए ना। आपने सोचा यार यूनिट्स कितने बने, यूनिट्स कितने बनाए इन्होंने। तो उन्होंने बोला कि यार हमने यूनिट बनाया फॉर एग्जाम्पल 1 लाख। तो जहां देखा जाएगा कि कॉस्ट कितनी आई है,
तो जब 1,000 को डिवाइड करोगे 1 लाख से, तो पता चल जाएगा कि 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई है। 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई है, ये आएगी 0.01 $0.01 पर यूनिट। मतलब जितने भी यूनिट उन्होंने $1,000 के अंदर बनाए, उसको डिवाइड करके सिर्फ पता चल जाएगा कि 1 यूनिट पे लेबर की कॉस्ट कितनी आई है। लेकिन पता किस डॉक्यूमेंट से चलेगा, टाइम शीट्स और जॉब कार्ड से पता चलेगा। बताओ क्लियर हुआ? बताओ ये वाला एमसीक्यू क्लियर है? 197 क्लियर है तो बता दो। गुड। इससे अगला, A business employs two grades of labor, दो grades of labor and production department. Grade A workers are considered direct labor employees. Grade A direct employees है जिनको 10 रुपए का वादा किया गया है। ग्रेड बी जो है वो कंसिडर्ड इंडिरेक्ट लेबर, उनको 6 रुपए का वादा किया गया है। इन द वीक जस्ट एंडेड, ग्रेड ए लेबर वर्क 30 hours of overtime, 10 hours on specific customer order and the other 20 as general। और ग्रेड बी ने 45 hours overtime as general, सारा जनरल। ओवरटाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ। आपने बतानी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों के लिहाज से। ये कैलकुलेशन आपने करनी है, कैलकुलेशन आपने करनी है। स्टार्ट हो जाओ, रजिस्टर पे करो, रजिस्टर ओपन करो, बताओ क्या आंसर आएगा। टोटल अमाउंट बतानी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कितनी जाएगी, जल्दी। ये आंसर आ रहा है अपना। और अली आपका? मैं करवा रहा हूँ, मैं करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बात है कि सिर्फ ओवर टाइम का जिक्र है, बेसिक का तो जिक्र है ही नहीं, तो हमें वो बेसिक वाली साइड पे जाना भी नहीं। ओवर टाइम के हिसाब से ग्रेड ए लेबर ने 30 hours ऑफ ओवर टाइम लगाया, जिसमें से 10 hours स्पेसिफिक है। तो 30 में से ये ओवर टाइम की बात हो रही है, 10 hour है स्पेसिफिक, और बाकी इसको मैं थोड़ा ना, ओवर टाइम में 10 hours है स्पेसिफिक ओवर टाइम। इसका मतलब बाकी क्या होंगे, जनरल ओवर टाइम। 20 होंगे जनरल ओवर टाइम। अब ऑब्वियसली बात है, ओवर टाइम तो ओवर टाइम है, उसके लिए बेसिक भी मिलेगा, प्रीमियम भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात ये है कि पहले हम देख लें कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, क्योंकि उसने डायरेक्ट लेवल कॉस्ट पूछा ना। तो हमें पता है स्पेसिफिक का चाहे बेसिक रेट हो चाहे प्रीमियम हो, दोनों जाएंगी डायरेक्ट कॉस्ट में, इसलिए मैंने दोनों लिख ली है। जनरल, चूंकि ये यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ फिलहाल, ये वाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ डायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट लेबर के हिसाब से जनरल ओवर टाइम का बेसिक तो डायरेक्ट है, तो मैं बेसिक क्या कैलकुलेट कर लूंगा। प्रीमियम चूंकि इंडायरेक्ट है, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, जो चीज इंडायरेक्ट है वो मैं कैलकुलेट भी नहीं कर रहा। अब स्पेसिफिक में तो दोनों रेट है। अब देखा जाए तो नॉर्मल जो डायरेक्ट लेबर का रेट है वो है 10, और टाइम एंड हाफ पे ओवर टाइम है। यानी इस 10 घंटों के ओवर टाइम, स्पेसिफिक ओवर टाइम के लिए उसको 10 रुपए बेसिक रेट तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ 5 रुपए भी मिलेगा। और जनरल ओवर टाइम में बेसिक में 10 तो मिलेगा, प्रीमियम मैंने लिखा नहीं, क्योंकि प्रीमियम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले यहाँ तक कैलकुलेट करके देखते हैं। ये आएगा 100, 50, और ये आ जाएगा
200। अच्छा अब ये मिला के कितना आ रहा है 350। अच्छा अभी 350 यहाँ तक आया, 350 यहाँ तक आया, ठीक है, जरा गौर से गौर से। ये आई है अभी सिर्फ डायरेक्ट लेबर की वर्किंग, ये हुई है अभी तक डायरेक्ट लेबर की वर्किंग। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो इनडायरेक्ट लेबर भी है। ग्रेड बी लेबर जो इनडायरेक्ट, उन्होंने 45 आवर्स ओवर टाइम किया, सारा जनरल ओवर टाइम है। मेरा आपसे ये सवाल है कि इनडायरेक्ट लेबर जनरल ओवर टाइम जब करती है तो उसके जनरल ओवर टाइम का बेसिक और प्रीमियम में से कोई चीज डायरेक्ट लेबर कोर्स होती है? बताओ। इनडायरेक्ट लेबर में जनरल ओवर टाइम में बेसिक या प्रीमियम में कोई भी ऐसी चीज है जो डायरेक्ट हो जनरल ओवर टाइम में? बताओ, अभी आप बताओ। कौन सी कोर्स डायरेक्ट होती है जनरल ओवर टाइम में इंडेक्स लेवल के? बेसिक, प्रीमियम, कौन सी? इनडायरेक्ट लेवल के हिसाब से बताना है, डायरेक्ट के हिसाब से नहीं बताना। तो सुन लो, देखो यार, सुन देखो। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर काम कर रही है, इसके अंडर जनरल ओवर टाइम हो रहा है। जनरल ओवर टाइम का प्रीमियम तो हमेशा ही इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट होता है, वो तो चाहे जो मर्जी काम करे। अभी देखो यहाँ पे अपने जनरल ओवर टाइम की प्रीमियम पे बात क्यों नहीं की थी? हालांकि ये सारी कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट के लिए की है, लेकिन मैंने से बात क्यों नहीं की है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है प्रीमियम हमेशा इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अच्छा इसके अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक कॉस्ट चूंकि इंडायरेक्ट लेबर है, तो मैंने बताया था जनरल ओवर टाइम का बेसिक डिसाइड करने लेबर कौन सी है। अब लेबर इंडायरेक्ट है तो उसकी कॉस्ट भी इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। इसीलिए जो ग्रेड बी लेबर है, जो इंडायरेक्ट लेबर है, उसके लिहाज उसकी अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं, उस लिहाज से मैं ये नहीं कह सकता कभी भी, मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट है। क्योंकि इंडेक्स लेवल काम कर रही है, अगर जनरल ओवर टाइम काम कर रही है, तो वो सारी की सारी इंडेक्स लेवल कॉस्ट है। और इसमें कोई डायरेक्ट नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो आंसर है वो ये 350 जो ऑलरेडी आ गया था डायरेक्ट लेवल कॉस्ट का, यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बताओ, समझ आया? समझ आया सब बताओ यार मेरा, सब बता दो, समझ आया? क्लियर है ये वाला MCQ सबको? और इससे अगला MCQ, आ, इसमें वो वाली बात आई है, वो रिजेक्टेड यूनिट्स वाली। आपको स्कीम दी गई है कि 1 से 200 यूनिट्स तक बनाओगे 0.15 मिलेंगे, 200 से ऊपर बनाओगे 0.2, और 500 से ऊपर 0.25। ओनली एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर हायर एट्स। ये तो हमें पता है कि जो जो लेवल आएगा उसके हिसाब से यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने। रिजेक्टेड यूनिट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर पेमेंट। कह रहा है रिजेक्टेड यूनिट्स को क्वालिफाई नहीं करना, तो वो आप बताए या ना बताए उसने? अगर अगर रिजेक्टेड यूनिट्स बता दिए ना, उस पर ये खुद नहीं बताएगा कि क्वालिफाई करना नहीं करना। आपको पता होना चाहिए रिजेक्टेड यूनिट्स को नहीं लेना। अब आपने बनाए 512, जिसमें से 17 यूनिट्स रिजेक्टेड है। 512 में से 17 यूनिट्स रिजेक्ट इन द डे ऑफ विच 17 आर रिजेक्टेड। यानी बाकी आपने कितने यूनिट्स बनाए एक्चुअल में? सही में 495 यूनिट्स बनाए। सही में 495, मैंने 17 निकाल दिया उसमें से। अब रेट मिलेगा 495 के मुताबिक। पहले 200 पे तो सीधा सीधा 0.15, पहले 200 पे तो सीधा सीधा किया 0.15। अच्छा उसके ऊपर मैंने कितने बनाए? 295। अब 200 से 500 वैसे 300 की लिमिट है, लेकिन मैंने से ऊपर बनाए ही 295 है। तो 295 के लिए 0.20 लगा दो। तो 0.15 के लिए आगे देखा जाए तो ये आ जाएगा 30, और 295 into 2 देखा जाए तो ये आ जाएगा 57.5। फिफ्टी नाइन, 59 आ जाएगा, ये आ जाएगा 59। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 59 और 30। 59 और 30, 89 आपका आंसर आ जाएगा। 89 आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन है। इसमें सिंपल बात ये, जितने यूनिट्स ने दिए आपने गुड यूनिट्स को कंसीडर करना है, रिजेक्टेड यूनिट्स को कंसीडर नहीं करना, रिजेक्टेड यूनिट्स को कंसीडर नहीं करना। यहाँ तक क्लियर हुआ? MCQ क्लियर है ये वाला? बताओ जरा। अच्छा नेक्स्ट, लास्ट, लास्ट MCQ इसका। एज एम्प्लॉयड ऑन एवरेज 55 एम्प्लॉयज। उन्होंने एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे दिए, यानी खुद एवरेज नंबर निकाल दिए।
देयर हैड बीन 8 लीवर्स ऑफ ऑल हैव बीन रिप्लेस्ड। मुझे बताओ अगर 8 बंदे छोड़ के गए और सारे रिप्लेस हो गए तो रिप्लेसमेंट 8 ही होगी ना, रिप्लेसमेंट 8 की होगी ना। तो बता दो जो छोड़ के गए उनकी जगह रिप्लेस भी हो गए तो रिप्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, बता दो। जो बंदे छोड़ के गए 8 उसके बारे में बोल रहे हैं कि वही रिप्लेसमेंट होगी, ऑब्वियसली वही रिप्लेसमेंट होगी। सिंपल यार, रिप्लेसमेंट को डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से, 8 को डिवाइड कर दो 55 से, मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आंसर क्या होगा इसका? 14.55। ये तो है बहुत आसान था, इसमें कोई रॉकेट साइंस। ये हमारे हो गए हैं अकाउंटिंग फॉर लेबर के सारे एमसीक्यू। ठीक है, एक बार तो आप लोगों ने भी इसको देखना और देखने हैं, इम्पोर्टेंट है। थ्योरेटिकली इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक कोई क्वेश्चन कुछ क्लास में